हेलो बच्चों, मैं महर्षि अनुराग सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों के फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पर, जहां आपको मिलती है 110% जेन्युइन नॉलेज। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1, वो भी क्लास 12th का। और यहीं से आप लोग की क्लास 12th की जर्नी स्टार्ट होती है और हम लोग आज इस क्लास 12th की रेल में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे और अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है जीवों में जनन, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसी वजह से पहले ही बोर्ड पे लिख के रख चुका हूं और बस इसको आपको समझा दूंगा और समझाऊंगे इतनी आसान भाषा में कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, वो भी लाइक करें, वो भी सब्सक्राइब करें और इससे आपकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, कुछ नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर का पहला टॉपिक। हम लोग अपने इस चैप्टर में जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी जीव में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जनन कैसे होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के, और पेरेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, आप सोचिए, आपके माँ बाप हैं, वो कैसे आए, माँ बाप से आप कैसे आए, उसके बाद संतति यानी कि आप कैसे आए, ठीक है, आप उनका क्या है, प्रोडक्ट ही तो हैं, अपने माँ बाप का क्या है, प्रोडक्ट ही तो हैं, तो आप कैसे आए। उसके बाद लाइफ स्पैन क्या होता है, यानी कि जीवन काल, यानी कोई भी इंसान कब तक जिंदा रहता है, कोई भी पेड़ कब तक जिंदा रहता है। इन सभी टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जनन, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखिए, जनन क्या होता है। किसी भी जीव द्वारा अपने ही जैसे संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी कि कोई भी जीव है, जैसे मान लीजिए ये डॉग है, ठीक है, डॉग क्या करेगा, अपने जैसे संतान का अगर निर्माण कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे डॉग का जो संतान होता है वो उसे क्या कहते हैं, पपी कहते हैं ना, पपी, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, मनुष्य अगर अपने जैसे संतान ही पैदा करता है, उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। फिर कुत्ता, बिल्ली, आम के पेड़ भी देखिए रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये आपको सेकंड चैप्टर में आपको मालूम चल जाएगा। पीपल का पेड़ इत्यादि, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। किसको आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है जनक, यानी कि पेरेंट क्या होते हैं, जनक क्या होते हैं। देखिए, वे जीव जो संतति, जिसे हम लोग संतति क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग, यानी कि नया जो प्रोडक्ट बना है ना, ये क्या कहलाएगा, ऑफ स्प्रिंग। ये डॉग का ऑफ स्प्रिंग है। वे जीव जो संतति या ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, मैं अभी जनक हूं, ठीक है। अगर अपने बच्चे पैदा करूंगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो मेरा ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा या मेरी संतति कहलाएगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा, जनक कहलाऊंगा। नेक्स्ट है संतति या ऑफ स्प्रिंग। अब जाहिर सी बात है कि जनक आए हैं तो वो संतति भी लाएंगे, तो संतति, जो नया जीव बनता है वो संतति कहलाता है। यानी कि मेरे द्वारा जो जीव बनेगा नया, वो क्या कहलाएगा, मेरा संतति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेरा संतति कहलाएगा या ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम लोग, तो ये देखिए यहाँ पे बेबी डॉग, इसके दो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, बेबी डॉग, यानी कि डॉग क्या हुआ, ये पेरेंट्स हो गया, और बेबी डॉग क्या हो गया, ये ऑफ स्प्रिंग हो गए। एग्जाम्पल अमीबा क्या करता है, मान लीजिए आज मैं अमीबा हूं और मुझे आज जनन करने का मन कर रहा है, मुझे आज रिप्रोडक्शन करने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को 20 से आधा कर लूंगा और मेरे द्वारा जो बने दो प्रोडक्ट होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे, मेरी संतति कहलाएंगे, ऑफ स्प्रिंग कहलाएंगे। देखिए अमीबा
अपने आप को आधा कर लिया, 2 संतति में बट गया, ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, उसका ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट है जीवन काल या लाइफ स्पैन। आपने बहुत सारे जीव को देखा होगा, ठीक है, जैसे आम का पेड़ देखा होगा आपने शेर देखा होगा, आपने कुत्ता देखा होगा, ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे जीव, किसी इंसान को भी, किसी क्या आप लोग की इतनी एज तो है ही कि आप लोगों ने बहुत सारे इंसान को भी देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, एक निश्चित बर्थ में जन्म लेते हैं, ठीक है, एक निश्चित टाइम पे जन्म लेते हैं और क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो मर जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उनका जीवन काल कहलाता है। याद रखिएगा जीवन काल क्या है, लाइफ स्पेन क्या है, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। इसको नोट डाउन करिएगा, प्राकृतिक मृत्यु यानी कि अगर कोई, ठीक है, इंसान पैदा होता है 15 साल 20 साल या 25 साल 30 साल का हुआ और उसका अगर मर्डर कर दिया जाता है तो वो उसका जीवन काल नहीं कहलाएगा, वो उसका लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगा। प्राकृतिक मृत्यु ही होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल डेथ ही होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए तभी वो क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन। बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है, किसी भी इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का समय क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन कहलाएगा। एग्जांपल देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो 2000 में पैदा होता है, ठीक है, सन 2000 में पैदा होता है और 2080 में मर जाता है, यानी कि यहां से लेके यहां तक के जो उसने लाइफ स्पैन किया अपना ना, वो क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन कहलाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, यानी कितने टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। आप लोग को आई होप पता होगा, लेकिन मैं आप लोग को यहां पे अच्छे से बिल्कुल याद कराने के लिए आया हूं, अच्छे से बिल्कुल समझाने के लिए आया हूं। आप लोग की बायोलॉजी तो 1 नंबर बना के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग बस कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए। आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको पता है कब पढ़ना है, रात में सोने से 15 मिनट पहले। केवल याद रखिएगा, रात में सोने से 15 मिनट पहले आप पढ़िए, बाकी पूरा दिन आप मत पढ़िए। यकीन मानिए उस 15 मिनट जो होगा ना, उस 15 मिनट में ही आपकी बायोलॉजी बेस्ट हो जाएगी, बेस्ट से भी बेस्ट हो जाएगी। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी पढ़िएगा रात में सोने से 15 मिनट पहले पढ़िएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल और सेक्सुअल होते हैं, और इन दोनों में हम लोग क्या पढ़ना है, अब डिफरेंस पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, यानी कि असेक्सुअल में क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी कि युग्मक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गैमीट्स। इसमें क्या होता है, गैमीट्स नहीं बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, मतलब इसमें गैमीट्स बनते हैं। किसमें, लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। अच्छा, अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये गैमीट्स क्या होते हैं। देखिए गैमीट्स क्या होता है, गैमीट्स देखिए मेल और फीमेल, इन दो मेल के पास अपना अलग गैमेट्स होता है, फीमेल के पास अपना अलग गैमेट्स होता है, ठीक है। अब दोनों गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि दोनों गैमेट्स मिले और मिलने के बाद क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें एक पेरेंट्स सहायता करते हैं, ठीक है। इसमें केवल क्या होते हैं, एक ही पेरेंट्स होता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, डिवाइड करके क्या होता है, अपने दो ऑफस्प्रिंग बना लेता है। अभी मैंने आपको बताया था अमीबा का एग्जांपल, ये क्या हुआ है, तो एक ही पेरेंट्स ना, ये अपने आप को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, दो ऑफस्प्रिंग बन गए। तो इसमें क्या हुआ, एक ही पेरेंट सहायता करता है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें दो पेरेंट सहायता करते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं अगर अकेले चाहूं, ठीक है, क्या मैं अपना बेबी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे अंदर जो है वो केवल मेल गैमीट है, ठीक है, और मेल गैमीट अकेले बेबी पैदा नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे किसकी जरूरत होगी, इसीलिए मुझे जरूरत होगी फीमेल पार्टनर की। तो इसमें क्या होगा, दो जनक सहायता करते हैं, दो जनक कौन से, मेल और फीमेल। नेक्स्ट है विभिन्नताएं या वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, विभिन्नताएं या वेरिएशन जिसे हम लोग कहते हैं वो उत्पन्न ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब देखिए, ये अमीबा है, ये अपने आप को डिवाइड कर लिया, इस अमीबा के अंदर सेम डीएनए, ये क्या है, मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली, ठीक है, ये क्या है, सेम है, और सेम होने की वजह से क्या हुआ, इसका जो बेबी बनेगा ना, उसके अंदर भी सेम डीएनए जाएगा, सेम जीन जाएगा, सेम मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली क्या होगा, ये सेम होगा। इसी वजह से क्या होगा, इसमें वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन उत्पन्न होगा। कैसे होगा, देखिए, मैं कहीं और का हूं, ठीक है, और मान लीजिए मेरी वाइफ कहीं और की है, तो क्या होगा, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या होगा, मेरा 50% बेबी में जाएगा और मेरी वाइफ का 50% बेबी में जाएगा, तो क्या होगा, एक वेरिएशन उत्पन्न होगा, बच्चे में अलग ही जीन डेवलप होंगे। तो उसी तरह कहते हैं कि इसमें क्या होगा, वेरिएशन उत्पन्न होता है, वेरिएशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं। अब इसमें क्या है, क्लोन ही तो बने हैं, ये अपने आप को आधा कर लिया है, ठीक है, डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद जो दो ऑफस्प्रिंग बने हैं वो क्या है, वो उसके क्लोन ही तो है, क्योंकि सेम है बिल्कुल। और क्लोन क्या होता है, क्लोन मॉर्फोलॉजिकल यानी कि आकार के तौर पर, और जेनेटिकली यानी कि आनुवंशिक तौर पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। अब इसमें देखिए, ये मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली, ठीक है, दोनों में क्या है, ये सेम है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अमीबा का क्लोन कहेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोन नहीं बनते हैं। क्लोन क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि मेल जो होता है वो कहीं और का, फीमेल कहीं और की, दोनों मिलते हैं, दोनों के गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, और फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, इसी वजह से क्या होगा, वो क्लोन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इसमें निषेचन। निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अच्छा ये बताइए, इसमें क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, ये क्या हुआ, अपने आप को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद उसका बेबी हो गया। इसमें क्या होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, निषेचन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन उसमें होता है। अब देखिए यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन ही तो होगा, तभी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो क्या बनाएगा, बाद में चल के चाइल्ड बना लेगा। तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग, इसमें पहला टॉपिक उठाएंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, किस टाइप की होती हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अपनी बुक को ओपन करके रखिएगा और उसमें देखिएगा एक एक टॉपिक मैं कैसे कवर करता हूं, और आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप लोगों की आगे चल के बहुत हेल्प हो। क्लास 12th वालों के लिए और नीट वालों के लिए तो रामबाण है ये, एक एक नंबर के क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस, इंटर वालों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और नीट वालों के लिए
एक एक क्वेश्चन जो बताऊंगा ना, लास्ट में क्या करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उस क्वेश्चन से क्या होगा, आप लोगों के 12th भी कवर होगा और साथ में नीट की भी प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत दमदार हो जाएगी। तो चलिए अब मैं उठाता हूं पहला टॉपिक, अलैंगिक जनन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं। अब लोग पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होती हैं, किसमें किसमें, जानवरों में यानी कि एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो पहले हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। देखिए अलैंगिक जनन, इसमें क्या क्या होती हैं, एक होता है प्राकृतिक विधियां और दूसरा होता है कृत्रिम विधियां। तो प्राकृतिक विधियां यानी कि नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं, ये एनिमल्स में है, याद रखिएगा। विखंडन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजन। नेक्स्ट है खंडीकरण जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद मुकुलन यानी कि बडिंग और बीजाणुजन या स्पोरुलेशन। अब विखंडन कितने टाइप का होता है, विखंडन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला द्विखंडन और उसके बाद बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है, एनिमल्स अपने आप को दो हिस्से में बांट लेता है, और बहुखंडन में क्या होता है, एनिमल्स अपने आप को क्या करता है, बहुत सारे हिस्सों में बांट लेता है। जैसे मान लीजिए अगर उस एनिमल को किसी भी हिस्से से काट दिया जाए तो उसका हर एक नया हिस्सा क्या होगा, वो एनिमल्स बना लेगा, वो जीव बना लेगा, वो ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये एनिमल्स में था, क्या था, एनिमल्स में नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोरुलेशन। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अभी केवल हम लोग को केवल फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़िए कि हम लोग का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल मेथड और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, फिजन पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, बडिंग पढ़ना है और स्पोरुलेशन पढ़ना है। और फिजन जो होता है वो टू टाइप का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। यानी कि उसमें क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को द्विखंडन में दो हिस्सों में बांट लेगा, और बहुखंडन में क्या होगा, अपने आप को बहुत सारे हिस्सों में बांट लेगा। अब पौधों में नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं, देखिए पौधों में प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी होती हैं, नेचुरल मेथड्स इन प्लांट्स। इसमें केवल होता है कायिक जनन जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें देखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तनों के द्वारा। मान लीजिए किसी भी, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं वो ऐसे तने निकलते हैं ना, ये तने हैं, तो इस तने में से क्या कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। और नेक्स्ट पत्ती द्वारा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी पत्तियां हैं जो क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन कर लेती हैं। जैसे ब्रायोफिल्लम की पत्तियां जो होती है ना, उनमें क्या होता है, उनमें पत्तियों के छोटे छोटे प्लांट्स ही निकल जाते हैं पत्तियों में ही, और उसके बाद से वो प्लांट्स क्या होते हैं, उस पत्ती से अलग होकर जमीन पे गिरते हैं और जमीन से क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जड़ों द्वारा। अब किसी किसी प्लांट्स में क्या होता है, उसकी जड़ों में से क्या, जैसे मान लीजिए अदरक ले लेते हैं, ठीक है, अदरक का देखिए ये निकला, ठीक है, और ये क्या कर लेता है, ये नया प्लांट्स डेवलप कर लेगा। उसके बाद है जो कायिक जनन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो उसके क्या होते हैं, दो कंडीशंस होते हैं, दो परिस्थितियों में होता है। पहला होता है सामान्य परिस्थितियों में जिसे हम लोग कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। उसके बाद है प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसे हम लोग कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि दो परिस्थितियों में होते हैं, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल कंडीशन में। ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसका डिटेल करेंगे हम लोग। और कृत्रिम विधियां क्या होता है, ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर होता है। कृत्रिम विधियों में क्या होता है, केवल ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर होगा। आगे के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल अभी नहीं करना है। इसके बारे में जब हम लोग करेंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हम लोग को इन सब के बारे में डिटेल करना है। तो इसलिए अभी बस इतने में फोकस करेंगे हम लोग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं एक एक को डिटेल करना स्टार्ट करता हूं। ओके, चलिए फिर इसको मैं रफ कर रहा हूं।
अब हम लोग पढ़ते हैं द्विखंडन के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। द्विखंडन या बाइनरी फिजन, इसमें क्या लिखती है हमारी एनसीईआरटी? लिखती है मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक जनक कोशिकाएं दो नए कोशिका में विभक्त हो जाती हैं और नए जीव को जन्म देती हैं। देखिए क्या होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को दो हिस्सों में क्या करते हैं, बांट लेते हैं और क्या करते हैं, नई कोशिका को जन्म देते हैं। जैसे हम लोग बेबी अमीबा या सॉरी बेबी मोनेरा या बेबी प्रोटिस्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखती है, अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। अब जो आप क्या नाम है, ये अपने आप को दो हिस्सों में बांट रहे हैं ना, वो इन दोनों में क्या है, एक प्रकार से जनन की एक क्रिया विधि है, यानी कि रिप्रोडक्शन का एक फेज है। क्या करता है, वो अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है, यानी क्या कर रहा है, इसका मतलब वो कर रहा है रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, वो अपने आप को दो हिस्सों में बांट रहा है, जिसकी वजह से उसके नई संतति या ऑफस्प्रिंग पैदा हो। नेक्स्ट है, एक कोशिका जीव यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। यानी कि अब मान लीजिए ये अमीबा है, एक मोनेरा की बात कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि मोनेरा है, वो क्या करता है, एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल क्या करेगा, द्विखंडन ही तो करेगा। द्विखंडन करने के बाद क्या होगा, उसमें बेबी उत्पन्न होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन उसमें होगा। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा की देख लीजिए, अमीबा की बात करते हैं, ये अमीबा है हमारा, ठीक है, ये अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, ये अपने आप को दो हिस्सों में बांटा और ये जो दो हिस्से पैदा हुए इसके, और ठीक है, तो वो क्या हुआ, ये द्विखंडन के द्वारा ही तो रिप्रोडक्शन किया। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं, द्विखंडन के द्वारा क्या करते हैं, यानी बाइनरी फिजन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुखंडन। ऐसी कोशिका जो बहुत सारी कोशिकाओं में विखंडित हो जाती है बहुखंडन कहलाती है। यानी कि आपको पता है, इसे हम लोग मल्टीपल फिजन कह सकते हैं। यानी कि एक कोशिका है जो बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो जाए, बट जाए, या बहुत सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाए या डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होगा, प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये मलेरिया का परजीवी होता है। इसको याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये मलेरिया का परजीवी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या हुआ, एक सिंगल सेल है और ये क्या करेगा, बहुत सारे इसके अंदर सेल डिवाइड हो गए और डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, ये देखिए इसकी भित्ति जो है ना वो फट गई और फटने के बाद बहुत सारे जो प्लाज्मोडियम है वो रिलीज हो गए। नेक्स्ट है पुटी भवन या एंसेस्टेशन। क्या है, पुटी भवन या एंसेस्टेशन। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप को संकुचित करके अपने आसपास त्रिस्तरीय कठोर लेयर या आवरण बनाता है, जिसे पुटी भवन कहते हैं। अब ये क्या बला है, देखिए पुटी भवन क्या होता है, मान लीजिए कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, विषम परिस्थिति आ गई, इस केस में क्या होगा, अमीबा तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, अपनी बॉडी को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या करता है, अपने जो पादाब होते हैं ना, पादाब क्या होता है, ये देखिए इसके ऊपर ना सीलिया और फ्लैजला होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो क्या करता है, उन बालों को सिकोड़ करना अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, और उस लेयर को कहते हैं हम लोग त्रिस्तरीय लेयर, यानी कि 3 लेयर। और वो लेयर क्या होता है, बहुत कठोर होता है, वो इतना कठोर होता है कि उसे कोई भी मौसम, सर्दी गर्मी बरसात, उस लेयर को तोड़ नहीं सकता है। तो उस केस में क्या होता है, आवरण बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। उसके बाद अब क्या होगा, ये तो अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, और उसके अंदर ही क्या करेगा, वो स्पोरुलेशन करेगा, यानी कि बीजाणु जनन करेगा। अब देखिए जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ना, यानी सम परिस्थिति आएगी, तो उस केस में क्या होगा, बीजाणु जनन होगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा उत्पन्न करता है। मान लीजिए वापस मौसम अच्छा हो गया, ठीक है, अभी तक क्या था, मौसम
बर्बाद था, तो वो क्या कर लिया अमीबा, अपने पैरों को सिकोड़ कर, ठीक है, अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय लेयर बना लिया, थर्ड लेयर बना लिया, और वो लेयर, उस लेयर के अंदर, ठीक है, अमीबा था, अमीबा के अंदर क्या हुआ, बीजाणु जनन हुआ। और क्या नाम है, फिर वापस क्या होगा, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी ना, उस केस में क्या करेगा, वो जनन करेगा। जो उसके अंदर जितने बीजाणु जनन हुए हैं ना, वो क्या करेगा, उसके अंदर बहुखंडन द्वारा क्या करेगा, वो जनन करेगा। उसके अंदर बहुत सारे सेल्स पैदा होंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। उसके बाद क्या है, पुटीकृत की भित्ति फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्रा के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं। अब देखिए यहां पे इसको जस्ट समझिए अमीबा, ओके, प्लाज्मोडियम को समझिए अमीबा। अब मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले तो ये अपने आप को डिवाइड करता था। यहां देखिए पहले ये अमीबा है, अपने आप को डिवाइड करता था, दो हिस्सों में बांटता था, लेकिन क्या हुआ, अचानक से विषम परिस्थिति आ गई। तो अमीबा क्या करेगा, अपने सारे ये संकुचित करके अपने बॉडी के चारों ओर क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा, जिसे हम लोग 3 लेयर्स कहेंगे। और उसके बाद क्या करेगा, उसी में वो जनन करेगा, यानी कि बहुत सारे अमीबा बनेंगे उसमें। और मान लीजिए सम परिस्थिति आ गई, सम परिस्थिति आने पे क्या करेगा, ये बहुखंडन द्वारा क्या हुआ, फिर वापस जनन कर लिया। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर वो कह रहा था कि अगर हमें मौसम रोक रही है जनन करने से, या एटमॉस्फेयर रोक रहा है, या कोई भी विषम परिस्थिति आने पर उसको जनन करने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर ही अंदर खूब सारा जनन करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, जब सम परिस्थिति आएगी ना, अनुकूल परिस्थिति आएगी, तो वो क्या करेगा, अपना खूब सारा बीजाणु जनन, यानी खूब सारे अपने अमीबा अपने ही अंदर पैदा करेगा, अपने अंदर डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, उसकी भित्ति क्या होगी, फट जाएगी, और बहुत सारे जो होगा ना नए अमीबा रिलीज हो जाएंगे। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। अब देखिए ये जितने भी स्पोर्स है ना, अब मान लीजिए फट गई, तो ये क्या होगा, ये भी अमीबा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे अमीबा क्या होगा, रिलीज हो जाएंगे। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजाणु जनन कहेंगे। एग्जाम्पल मोनेरा, प्रोटिस्टा और अमीबा, ये 3 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, विषम परिस्थिति आने पर अपने पादाप संकुचित कर लेंगे। संकुचित करने के बाद जब वापस सम परिस्थिति आएगी, तो बीजाणु जनन द्वारा क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसे हम लोग स्पोरुलेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं, जिसका नाम है मुकुलन या बडिंग। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं मुकुलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल बडिंग, दूसरा होता है इंटरनल बडिंग। यानी कि एक्सटर्नल बडिंग का मतलब क्या होता है, बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन का मतलब आप ये कह सकते हैं, किसी भी चीज में अगर बाहर से मुकुलन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य मुकुलन। और इंटरनल बडिंग में क्या होगा, आंतरिक मुकुलन होता है, यानी कि अंदर के साइड क्या होगा, मुकुलन होगा। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल किस किस में होता है ये जान लीजिए। आपके एनसीईआरटी जिसमें कहती है वही जानना है हमें, उससे बाहर हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे बाहर हम लोग का सिलेबस है ही नहीं, ना तो इंटर में ना तो नीट में। तो इसलिए हम लोग को केवल एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। तो बडिंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग मतलब बाह्य मुकुलन, इंटरनल बडिंग मतलब आंतरिक मुकुलन। और किसमें एक्सटर्नल होते हैं, किसमें इंटरनल होते हैं, आइए हम जानते हैं। ईस्ट, ईस्ट में क्या होगा, एक्सटर्नल बडिंग होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल। अब देखिए यहां पे ये ईस्ट है, ठीक है, ये देखिए मैंने बना रखा है। ईस्ट में क्या हुआ, सेल है, ठीक है, यहां पे क्या हुआ, सेल डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, और यहां पे देखिए डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद ये देखिए ये पूरा कवर हो गया, ये सेल अलग, ये सेल अलग हो गए। और यहां पे क्या हुआ, ईस्ट क्या हुआ का एक नया सेल ही डिवाइड हो गया पूरा। यानी कि ईस्ट में क्या हुआ, एक्सटर्नल बडिंग हुआ। उसके बाद हाइड्रा, ये हाइड्रा भाई साहब है, ये हाइड्रा में क्या हुआ, देखिए यहां से क्या हुआ, एक बर्ड लाइक निकल गया। अब बर्ड आप समझिए, ऐसा समझिए, आप लोगों ने देखा होगा टॉम एंड जेरी। बडिंग को समझने के लिए हम लोग, मैं कुछ आपको दिखाता हूं, देखिए आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी देखा है, उसमें क्या करता है, जेरी टॉम के सर पे मार देता ना किसी हथौड़े से, तो मारने के बाद क्या होता है, उसके एक लाल सा बर्ड निकल जाता है, वही होता है बर्ड। और वही क्या, अगर टॉम के क्या नाम है, जो सर से, टॉम के सर से नीचे गिर गया अगर, तो वो नया टॉम बन जाता है ना, तो वही होता है बर्ड। यानी कि
क्या नाम है, टॉम लाइक हाइड्रा। कैसे, जहरी हथौड़े से मारता है, उसके सर पे निकल जाता है, लाल रंग का सर ऊपर फूल जाता है, वही होता है बर्ड। तो ये देखिए बर्ड हो गया। तो यही बर्ड क्या करेगा, हाइड्रा से अलग होकर के क्या बनाएगा, एक नया हाइड्रा बनाएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्ज में क्या होता है, इंटरनल बडिंग होता है। अब स्पंज होते हैं ना, स्पंज जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पॉन्ज कहते हैं, स्पॉन्ज में क्या होता है, इंटरनल बडिंग होता है, यानी कि उसमें आंतरिक मुकुलन होगा। ये देखिए स्पंज है, ये देखिए जो मैंने इसे क्रॉस क्रॉस किया ना, वो उसके स्पिक्यूल्स है, यानी कि कांटे हैं, कंटिकाएं हैं। और इसमें क्या होता है, ये देखिए बहुत सारे जेम्यूल्स बन गए ना। तो स्पंज में कैसे बडिंग होती है, जेम्यूल्स के द्वारा क्या करेंगे, इंटरनल बडिंग करेंगे। स्पंज क्या करेंगे, जेम्यूल्स के द्वारा इंटरनल बडिंग करेंगे। और हाइड्रा कैसे बडिंग करेगा, एक्सटर्नल बडिंग करेगा। और ईस्ट में कैसा बडिंग होगा, ईस्ट में एक्सटर्नल बडिंग होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुनरुद्भवन, जिसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पुनरुद्भवन क्या होता है और ये फ्रेगमेंटेशन जिसे हमने कहते हैं। देखिए कुछ जीवों में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके क्या बनाता है, एक नया जीव बना लेता है, जो फिर से एक नए संतति के समान ही होता है। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ये हाइड्रा है, ठीक है। ड्राइंग में मत जाइएगा, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी। अगर हम इसको यहां से कट कर देते हैं, यहां से कट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये मान लीजिए कट कर दिया हमने, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये हाइड्रा। तो इसका ये टुकड़ा अलग हाइड्रा बना लेगा, यानी कंप्लीट हाइड्रा बना लेगा, और ये टुकड़ा क्या करेगा, ये भी कंप्लीट हाइड्रा बना लेगा, यानी कि दो अलग अलग हाइड्रा बन जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है पुनरुद्भवन। यानी कि मुझे अगर यहां से कट कर दिया जाए, अगर मेरे अंदर फ्रेगमेंटेशन की क्षमता है, तो क्या होगा, मुझे यहां से कट कर दिया जाए तो मेरा ये टुकड़ा अलग अनुराग बना लेगा, और नीचे का टुकड़ा क्या करेगा, अलग अनुराग बना लेगा। ठीक है, तो वही है पुनरुद्भवन। और सेम ऐसे ही होता है प्लेनेरिया में। ये तो था हाइड्रा में, अब होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया क्या होता है, ठीक है, ऐसा एक जीव होता है, उसको कहीं से भी आप कट कर दीजिए, ठीक है, कहीं से भी इसको कट कर दीजिए, तो उसका हर एक टुकड़ा नए जीव बना लेगा, नया प्लेनेरिया बना लेगा। तो यानी कि अगर बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता किस जीव में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है आपका प्लेनेरिया में। किस में पाई जाती है, प्लेनेरिया में। इसको हम कहीं से भी कट करते हैं, इधर से इधर से इधर से कहीं से भी, इसका हर एक टुकड़ा क्या करेगा, नया प्लेनेरिया बना लेगा। यही था हमारा आज का टॉपिक। और आज हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, कायिक जनन पढ़ेंगे, किसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कल की टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम लोग थोड़ा बातें ज्यादा कर दिए हैं, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में सब हम लोग कवर कर लेंगे। बट आप लोग इतना याद रखिएगा, मेरे सब्जेक्ट का नोट्स बना लीजिएगा और उसको प्रिपेयर करिएगा। बस आपको कभी नहीं पढ़ना है, बस रात में केवल रात में सोने से 15 मिनट पहले आपको पढ़ना है, और 1 से 2 बार बस पढ़ लीजिएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, उससे क्या होगा, वो भी आगे आएंगे, मेरे चैनल से जुड़ेंगे, मेरा ही प्रॉफिट होगा और आपका ही प्रॉफिट होगा। आपको मैं और बेहतरीन कंटेंट दूंगा, और मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको जल्दी सुधार करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।